आदाब, खबरों के साथ हाजिर में शाइस्ता बानो। खबरों में सबसे पहले नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज सालाना एनसीसी रैली को करेंगे खिताब। दिल्ली की करियप्पा परेड ग्राउंड में रैली का इनेकाद। रैली की थीम युवा शक्ति विकसित भारत। वजीर दाखिला अमित शाह ने महाकुंभ पहुंचकर संगम में लगाई आस्था की डुबकी। त्रिवेणी संगम पर की आरती, साथ ही साधु संतों से की मुलाकात। वजीर दाखिला अमित शाह और वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने महाकुंभ में अक्षय वट के किए दर्शन। अहम पुजारी वैदिक मंत्रोच्चार के साथ कराई पूजा अर्चना। अमित शाह ने अक्षय वट की परिक्रमा की। महाकुंभ की तैयारियों के पर की बातचीत। उत्तराखंड में यूसीसी हुआ नाफिज। यकसा सिविल कोड नाफिज करने वाली मुल्क की पहली रियासत बनी उत्तराखंड। वजीर आला पुष्कर सिंह धामी ने यूसीसी पोर्टल किया लॉन्च। ज्वाइंट पार्लिमानी कमेटी ने वक्फ कानून में तरमीम की सभी 14 तजावीज की पास। अपोजिशन की सभी 44 तवाजी ज्वाइंट पार्लिमानी कमेटी ने की खारिज। और अब खबरें तफसील से। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज शाम सालाना एनसीसी पीएम रैली से खिताब करेंगे। ये रैली दिल्ली की करियप्पा ग्राउंड में होगी। इससे खिताब के बाद नई दिल्ली महीने भर चलने वाले एनसीसी यौम जमहूरिया कैंप 2025 का कामयाब इख्तिताम हो जाएगा। इस साल यौम जमहूरिया कैंप में कुल 2361 एनसीसी कैडेटों ने हिस्सा लिया, जिनमें 917 लड़कियां कैडेट भी शामिल थी। ये तादाद के हिसाब से लड़की कैडेटों की अब तक की सबसे ज्यादा हिस्सेदारी है। इस साल की एनसीपी पीएम रैली का मौजू युवा शक्ति विकसित भारत रहा। इस रैली के दौरान 800 से ज्यादा कैडेट्स कौम की तामीर के तई एनसीसी के अज़ाइम को जाहिर करने वाला सकाफती प्रोग्राम पेश करेंगे। 18 दोस्त ममालिक के 144 नौजवान कैडेट्स की हिस्सेदारी भी इस साल की रैली में जोश व खरोश बढ़ाएगी। इसके साथ ही इस रैली में मुल्क भर से मेरा नौजवान भारत, वजारत तालीम और कबायली उमूर की वजारत के 650 से ज्यादा रजाकार भी मेहमान भी शामिल होंगे, खुसूसी के तौर पर शामिल होंगे। मरकजी वजीर दाखिला और इमदाद बाहिमी के वजीर अमित शाह आज प्रयागराज महाकुंभ पहुंचे और संगम में आस्था की डुबकी लगाई। अपने कुनबे के साथ वजीर दाखिला अमित शाह प्रयागराज में महाकुंभ पहुंचे। वहीं मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह के साथ उत्तर प्रदेश के वजीर आला योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहे। संतों का पूरा ग्रुप भी उनके साथ है। वजीर दाखिला अमित शाह ने वजीर आला योगी और साधु संतों के ग्रुप के साथ संगम में आस्था की डुबकी लगाई। वजीर दाखिला का ये दौरा मजहबी और सकाफती दोनों ही नजरिए से बहुत ही अहम साबित होने वाला है। संगम में डुबकी के बाद वजीर दाखिला अमित शाह ने अपने खानदान के साथ पूजा अर्चना भी की। इस दौरान वजीर आला योगी और साधु संत भी मौजूद रहे। वजीर दाखिला अमित शाह और वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने महाकुंभ नगर में अक्षय वट का दर्शन किया। अहम पुजारी ने वैदिक मंत्रोच्चार के साथ पूजा अर्चना कराई। वजीर दाखिला अमित शाह ने अक्षय वट की आरती उतारी और वजीर आला योगी आदित्यनाथ के साथ फूल चढ़ाए। संघ समाज के साथ वजीर दाखिला और वजीर आला ने अक्षय वट की परिक्रमा की और महाकुंभ की तैयारियों पर तबादला ख्याल किया। महाकुंभ का आज 15वां दिन है। यहाँ आने वाले अकीदतमंदों की तादाद में मुसलसल इजाफा हो रहा है। सर्दी के बावजूद घाटों पर सुबह से ही स्नान चल रहा है। इतवार की छुट्टी होने की वजह से काफी भीड़ रही। आदाद और शुमार के मुताबिक महाकुंभ में इतवार की शाम तकरीबन 8 बजे 1.74 करोड़ से ज्यादा अकीदतमंदों ने मुकद्दस संगम में स्नान करके पुण्य हासिल किया। अब तक कुल 13 करोड़ से ज्यादा अकीदतमंद मुकद्दस त्रिवेणी में आस्था की डुबकी लगा चुके हैं। 29 जनवरी को आने वाली मौनी अमावस्या के लिए भी इंतजामिया तैयारियों में मसरूफ है, जिसमें अकीदतमंदों की ज्यादा तादाद बढ़ाने के इम्कान है।
महाकुंभ में आज धर्म संसद का इनेकाद होगा। ये धर्म संसद सेक्टर 17 में कथावाचक देवकी नंदन ठाकुर के पंडाल में होगी। इस धर्म संसद में खासतौर से मुल्क में सनातन बोर्ड की तश्कील किए जाने का मुद्दा रखा जाएगा। इस धर्म संसद में सभी अखाड़ों के पीठाधीश्वर और महामंडलेश्वरों के साथ ही अलग अलग फिरकों के दूसरे अहम संत महात्मा भी शामिल होंगे। धर्म संसद के इनेकाद के लिए सीनियर संतों की 5 रुकनी कमेटी तश्कील दी जा रही है। इस कमेटी में अखाड़ा परिषद के चेयरमैन महंत रविंद्र पुरी के साथ ही आनंद अखाड़े के पीठाधीश्वर बालिका नंदगिरी, जूना अखाड़े के सीनियर महामंडलेश्वर स्वामी यतेंद्र नंदगिरी, उदासीन अखाड़े के श्री चैतन्य नंद जी और मशहूर कथावाचक देवकी नंदन ठाकुर को शामिल किया गया है। महाकुंभ का इनेकाद पूरी दुनिया के लिए न सिर्फ आस्था और रूहानियत का मरकज है, बल्कि ये इतने कम वक्त में बिना एक इंजीनियरिंग मॉडल भी है। संगम की साहिल पर बालू की रेत पर लोहे की चादरें बिछाई गई हैं। इन लोहे की चादरों पर दौड़ती हुई हजारों गाड़ियां जो लोगों की जिंदगी को आसान बनाती है। आरएल घाट, क्लेरगंज या दारागंज तक आप आराम से अपनी गाड़ी से इन आरजी सड़कों के दरमियान संगम तक पहुंच सकते हैं। इस पर ज्यादा जानकारी के लिए देखते हैं हमारी खास रिपोर्ट। नमस्कार, इस वक्त हम हैं महाकुंभ 2025 प्रयागराज की धरती पर और कैसे व्यवस्थाएं हो रही हैं उसकी पल पल की कहानी आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रही हैं। दूरदर्शन न्यूज पर आज हम कहानी बताने जा रहे हैं इन चेकर्ड प्लेट्स की। इस वक्त रात के 11 बज रहे हैं और इस तरह की सरकार ने कम से कम 650 किलोमीटर की ये चेकर्ड प्लेट्स बनाई हैं, जिस रेती पर गंगा और यमुना की बिल्कुल बालू जमी होती थी, इस वक्त सड़कें बन चुकी हैं 650 किलोमीटर की। और ये भैया लोग हैं जो कि सड़कों की मुरम्मत का भी काम कर रहे हैं और ऐसा मनोज जी हैं जो कि रुड़की के इंजीनियर हैं। मनोज जी, ये क्या है एक्चुअली, ये लोग कर क्या रहे हैं? देखिए, मैं आपको पहले समझाऊं कि अगर यहाँ पे ये नहीं चेकर्ड प्लेट होती तो यहाँ पे ये केवल 4x4 गाड़ी चल सकती है जो केवल रेत पे चलती है। जी जी। जो चेकर्ड प्लेट बन रही है क्योंकि जमीन रेतीली जमीन है तो ये धंस जाती है और उसकी वजह से इन प्लेट्स का अलाइनमेंट खराब हो सकता है। तो ये लोग रात में जहाँ अलाइनमेंट खराब है उसको नोटिस कर रहे हैं, उसको फिक्स करने की कोशिश कर रहे हैं जिससे कि सवेरे दोबारा से ये नॉर्मल हो जाए। ये बहुत मुश्किल काम है। ये समझिए कि एक ऐसी जगह जो ट्रेन की बेयरिंग कैपेसिटी पता नहीं है, वहाँ इंजीनियर्स ने ये प्लेट्स बनाई हैं और कहीं पे ज्यादा धंसती है, कहीं पे कम धंसती है और इसको रोज रात को ठीक करना ये इस व्यवस्था की फोरसाइट बताती है। वैसे ही समझ में आता है कि फाइनल डिटेल्स के बारे में सरकार ने कितना सोचा है। जी जी, बहुत अच्छा है, बहुत अमेजिंग। मतलब ये समझिए कि बीच के ऊपर रोड बनाई हुई है और उस पे आराम से चल रहे हैं। मान लीजिए अगर यहाँ ये नहीं होता तो केवल 4x4 गाड़ी चल सकती है और कोई नॉर्मल गाड़ी नहीं चल सकती। तो जिस तरह से आप देख रहे हैं, और ये थोड़ा चेकर्ड प्लेट दिखाइए ना, ये किस तरह से उठा रहे हैं और कैसे इसको फिर से कोशिश किया जाए बताने की। लगातार ये लोग काम कर रहे हैं। आप थोड़ा सा ये बताएंगे, आप कहाँ से हैं? 12 से। कितने लोग काम कर रहे हैं आप लोग? यहाँ 45-40 लोग हैं। और रात में कितने लोग काम करते हैं? 40-45 लोग रात के रहते हैं और सुबह में ढेर रहते हैं। भैया इधर आ जाइए आप। वैसे ही बताइए आप लोग कर क्या रहे हैं, कैसे करते हैं और क्या? चेकर प्लेट बना रहे हैं, मरम्मत चेकर प्लेट धो रहे हैं। क्यों? क्योंकि ऊंचा हो जाता है ना चलने से। और ये क्या कर रहे हैं भैया, ये जो पीट रहे हैं उसको बैठा रहे हैं इसको। अच्छा, इसका मतलब जो पीना बड़ा हो गया है, हाँ, उसकी मरम्मत हो रही है। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि ये जो वॉरियर्स हैं वो लगातार रात भर आपके लिए, हमारे लिए, हमारी जिंदगी को आसान बनाने का काम कर रहे हैं और ये है महाकुंभ के असली वॉरियर्स जो वाकई इस महाकुंभ को और भी दिव्य बना रहे हैं। अजय मिश्र, डीडी न्यूज, प्रयागराज। मौनी अमावस्या पर 10 करोड़ लोगों के स्नान करने की उम्मीद है। अकीदतमंदों की सहूलत को देखते हुए मेले में 3 फरवरी तक सभी तरह की गाड़ियों के दाखिले पर पाबंदी आयद कर दी गई है। देखते हैं एक रिपोर्ट। बड़ी संख्या में श्रद्धालु रोजाना आ रहे हैं। 29 जनवरी को मौनी अमावस्या पर महाकुंभ में बड़ी संख्या में लोग आ सकते हैं। मौनी अमावस्या को देखते हुए रविवार से प्रशासनिक वाहनों को छोड़कर मेले में सभी प्रकार के वाहनों पर रोक लगा दी गई है। यह निर्णय मेले में बढ़ती भीड़ को देखते हुए पुलिस की ओर से लिया गया है, जो मौनी अमावस्या तक लागू रहेगा। प्रयागराज महाकुंभ का आज 14वां दिन है और श्रद्धालु दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं। लगभग
10 करोड़ श्रद्धालु अब तक आस्था की डुबकी लगा चुके हैं। हम आपको दिखाना चाहते हैं आज 14वां दिन है और जन सैलाब की बात की जा रही है, लगातार जो है श्रद्धालु पहुंच रहे हैं और भीड़ जो है दिन को दिन बढ़ती जा रही है। आज से लेके मौनी अमावस्या तक जो है उम्मीद भी बताई जा रही है कि करोड़ों की तादाद में जो है श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगाएंगे। वही मौनी अमावस्या के दिन अब तक लगभग अगर जो सूत्रों की मान है तो 12 करोड़ जो टिकट्स हैं वो ट्रेन फ्लाइट्स के हो चुके हैं और लगातार जो है जो भीड़ है वो आप देख सकते हैं किस तरह बढ़ रही है। लगातार जो है श्रद्धालु जो है देश प्रदेश से पहुंच रहे हैं। जौनपुर मार्ग से आने वाले श्रद्धालुओं के वाहन सहसों से गारापुर होते हुए चीनी मिल पार्किंग झूसी व पूरे सूरदास पार्किंग गारापुर रोड पर पार्क कराए जाएंगे। वाराणसी से आने वाले श्रद्धालुओं को मेला क्षेत्र में आने के लिए कनिहार रेलवे अंडर ब्रिज से शिवपुर उस्तापुर पार्किंग, पटेल बाग, कान्हा मोटर्स पार्किंग पर पार्क कराए जाएंगे। मिर्जापुर मार्ग से देवरख उपरहार व सरस्वती हाईटेक पार्किंग तक आने की अनुमति रहेगी। कानपुर, लखनऊ और प्रतापगढ़ की ओर से आने वाले श्रद्धालुओं के वाहन नवाबगंज, मलाक हरहर, 6 लेन होते हुए बेडी कछार व बेला कछार 1 या 2 में पार्क होंगे। कौशाम्बी मार्ग से आने वाले आम जनमानस नेहरू पार्क व एयरफोर्स मैदान पार्किंग में अपने वाहन पार्क कर सकेंगे। प्रयागराज में बाहर से आने वाली सभी गाड़ियों को संगम से 10-12 किलोमीटर पहले ही रोक दिया जा रहा है। वहां से ई रिक्शा और शटल बस से लोग आ रहे हैं, लेकिन ये गाड़ियां भी 5-6 किलोमीटर पहले रुक जा रही हैं, यानी श्रद्धालुओं को 5-6 किलोमीटर पैदल चलना पड़ रहा है। मौनी अमावस्या पर 10 करोड़ लोगों के स्नान करने की उम्मीद है। ऐसे में भीड़ को देखते हुए मेला क्षेत्र में 27 से 29 जनवरी तक स्नानार्थी जिस सेक्टर से आएंगे उसी से उनकी वापसी कराई जाएगी। खबरों में आगे बढ़ने से पहले लेते हैं एक वक्फा। ठीक हो गए तुम? राम राम डॉक्टर साहब। अरे बंसी, पूरे 1.5 महीने बाद आए हो। डॉक्टर साहब, स्वास्थ्य को लेकर जो समस्या थी वो धीरे धीरे अपने आप ठीक हो गई। दूसरा जल जीवन मिशन के अंतर्गत मुझे भी रोजगार मिल गया। लीजिए मिठाई लाया हूँ। अरे वाह, अब यहाँ भी मरीजों की संख्या कम हो गई है। धीरे धीरे सभी के ठीक होने का कारण है योगी मोदी सरकार द्वारा लाया गया जल जीवन मिशन, जिसके तहत हमारे गाँव में हर घर को न केवल जल और नल मिला बल्कि क्लोरीन युक्त जल मिला। क्लोरीन युक्त जल मतलब पहले मीलों दूर से लाए गए पानी में बैक्टीरिया और वायरस होता था, जिससे बीमारी फैलती थी। जल जीवन मिशन के तहत जो पानी की आपूर्ति हो रही है उसमें क्लोरीन भी मिला हुआ है, जिससे बैक्टीरिया और वायरस का सफाया हो जाता है। और विभाग द्वारा पानी को लैब में टेस्ट भी करवाया जाता है। हाँ डॉक्टर साहब, हमारे गांव में भी 5 महिलाएं फील्ड टेस्ट किट के माध्यम से पानी की जांच करती हैं। शुद्ध पानी के लिए जल जीवन मिशन का आभार। खबरों में आपका फिर से खैर मकदम है। ज्वाइंट पार्लिमानी कमेटी ने वक्फ एक्ट में तरमीम पर अपोजिशन अराकीन ने पार्लियामेंट की सभी 44 तजावीज़ को खारिज कर दिया। इसके साथ ही जेपीसी ने वक्फ तरमीमी बिल को 14 बदलाव के साथ मंजूरी दे दी। ये बिल गुज़िश्ता साल अगस्त में ऐवान में पेश किया गया था। कमेटी में जेपीसी के चेयरमैन जगदम्बिका पाल ने कहा कि इस फाइनल मीटिंग में सभी 44 तरमीम पर गौर खौज किया गया। इनमें एनडीए की रुकन पार्लियामेंट की 14 तजावीज़ को मंजूरी दे दी गई है। अपोजिशन के मेंबरान पार्लियामेंट ने भी कुछ तजावीज़ रखी, लेकिन वोटिंग के दौरान उन्हें नामंजूर कर दिया गया। कमेटी की जानिब से मंजूर की गई तरमीम से कानून बेहतर और मुअस्सर होगा। महीने के सारे डिटेल डिस्कशंस के बाद सभी सदस्यों से हमने संशोधन मांगे थे। ये हमारी अंतिम बैठक थी। उसमें 14 क्लाजेज पे या 14 संशोधनों में संशोधन स्वीकार हुआ है। वो भी संशोधन मूव करने पे वोटिंग के बाद बहुमत आधा। उत्तराखंड आजाद भारत में यकसा सिविल कोड को नाफिज करने वाली पहली रियासत बन गई है। वजीर आला पुष्कर सिंह धामी ने यूसीसी के पोर्टल और ज़वाबित का इफ्तिताह किया। वहीं इसका नोटिफिकेशन भी जारी हो गया है। पोर्टल पर यूसीसी का पूरा कानून हिंदी और अंग्रेजी में दस्तयाब है। पोर्टल के जरिए सर्टिफिकेट को डाउनलोड और वेरीफाई दोनों ही किया जा सकता है। दर्ज फहरिस्त जातों को छोड़कर मुकम्मल उत्तराखंड रियासत के साथ ही रियासत से बाहर रहने वाले उत्तराखंड के लोगों पर यूसीसी नाफिज होगा। 26 मार्च 2010 से कानून नाफिज होने की तारीख के दरमियान हुई शादी का रजिस्ट्रेशन आइंदा 6 महीने में कराना होगा। वहीं ज़ाब्ता नाफिज होने के बाद होने वाली शादी का रजिस्ट्रेशन शादी की तारीख से 60 दिन के अंदर कराना होगा। कानून नाफिज होने के पहले से कायम
लॉन्ग रिलेशनशिप का कानून नाफिज होने की तारीख से 1 महीने के अंदर रजिस्ट्रेशन कराना होगा, जबकि कानून नाफिज होने के बाद कायम लॉन्ग रिलेशनशिप का रजिस्ट्रेशन लॉन्ग रिलेशनशिप में दाखिल होने की तारीख से 1 महीने के अंदर कराना होगा। यकसा सिविल कोड के लिए 27 मई 2022 को माहिरीन की एक कमेटी तश्कील दी गई थी। कमेटी ने अपनी रिपोर्ट 2 फरवरी 2024 को सरकार को सौंपी थी। इसके बाद 8 मार्च 2024 को विधानसभा में बिल पास किया गया। असेंबली से पास होने के बाद इसे सदर जमहूरिया की मंजूरी के लिए भेजा गया। यहां से 22 मार्च को इस एक्ट पर सदर जमहूरिया की मंजूरी मिल गई। सवा करोड़ उत्तराखंड वासियों के समक्ष ये घोषणा करते हुए आज अत्यंत हर्ष और गर्व की अनुभूति हो रही है और कि इसी क्षण से आज उत्तराखंड में इसी क्षण से समान नागरिक संहिता पूर्ण रूप से लागू हो गई है और इसी क्षण से उत्तराखंड राज्य के समस्त नागरिकों के संवैधानिक और नागरिक अधिकार एक समान हो गए हैं। हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में जब हम उस चुनाव में गए थे तो हमने कहा था कि नई सरकार के गठन होते ही हम सबसे पहला एक काम करेंगे, हम देवभूमि उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता लागू करने के लिए पहले दिन से काम करेंगे और पहला निर्णय हम वही लेंगे और हमने पहला निर्णय वही किया था। तो अगर मैं एक वाक्य में कहूं तो समान नागरिक संहिता जाति, धर्म, लिंग आदि में अंतर के आधार पर कानूनी मामलों में होने वाले भेदभाव को समाप्त करने का एक संवैधानिक उपाय है। खबरें भी और भी, उससे पहले लेते हैं एक वक्फा। हर घर के खाने की शान, खुशबूदार बैद्यनाथ गाय का देसी घी, शुद्ध भी स्वादिष्ट भी। वक्फे के बाद खबरों में आपका खैर मकदम है। आम आदमी पार्टी ने दिल्ली के लिए अपना इंतखाबी मंशूर जारी कर दिया है। पार्टी के कन्वीनर अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली के लिए 15 गारंटियों का ऐलान किया है। इसमें रोजगार, खवातीन की इज्जत व एहतराम, बुजुर्गों को मुफ्त इलाज और मुफ्त पानी की गारंटी का वादा है। इसके अलावा संजीवनी स्कीम के तहत बुजुर्गों का मुफ्त इलाज किया जाएगा। उन्होंने कहा कि सरकार बनने के बाद किराएदारों को भी फ्री बिजली पानी मुहैया कराने का बंदोबस्त किया जाएगा। आपके इंतखाबी मंशूर में ऑटो ड्राइवरों के बच्चों को मुफ्त कोचिंग का भी ऐलान किया गया। ऑटो रिक्शा, ई रिक्शा ड्राइवरों की बेटियों की शादी पर 1 लाख रुपए का वादा है। साथ ही बच्चों को कोचिंग देंगे। 10 लाख का लाइफ इंश्योरेंस और 5 लाख का हेल्थ इंश्योरेंस कुनबे के लिए कराया जाएगा। दिल्ली की 70 सीटों पर 5 फरवरी को वोटिंग होगी, जबकि नतीजा 8 फरवरी को आएगा। ये गारंटियां जारी कर रहे हैं जो कि अगले 5 साल के अंदर पूरी की जाएंगी। सबसे पहली गारंटी है रोजगार की गारंटी। दूसरी गारंटी है महिला सम्मान योजना। तीसरी गारंटी है संजीवनी योजना कि हमारे बुजुर्ग 60 साल से ऊपर होने पे उनको ये चिंता सताती है कि बीमार हो गए तो क्या होगा, कहाँ इलाज कराएंगे, बच्चे पता नहीं इलाज कराएंगे नहीं कराएंगे। तो मैं उन सभी बुजुर्गों को ये आश्वासन देना चाहता हूं कि आपका बेटा जब तक जिंदा है आपका मैं अच्छे से अच्छा इलाज कराऊंगा। कांग्रेस के लीडर संदीप दीक्षित के जरिए दिल्ली के वजीर आला आतिशी और आम आदमी पार्टी के लीडर संजय सिंह के खिलाफ दायर हत्या की इज्जत के मामले में राउजन्यू कोर्ट में समाअत हुई। कोर्ट में संदीप दीक्षित के वकील ने कहा कि अगर संजय सिंह और आतिशी उनके ऊपर लगाए गए इल्जाम वापस ले लेते हैं तो वो उन पर मुकदमा चलाने के बारे में नहीं सोच सकते। आतिशी और संजय सिंह के वकील भी राउजन्यू कोर्ट में पेश हुए। मामले की आइंदा समाअत 6 फरवरी को होगी। खबरों में वक्त है एक और ब्रेक का। अब तो विश्वास हुआ, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। इम्यूनिटी स्ट्रांग होगी तभी तो बीमारियों से फाइट होगी। रहना है फिट तो लीजिए बैद्यनाथ का शुगर फ्री च्यवनप्राश।
च्यवनप्राश, 36 से भी ज्यादा दुर्लभ जड़ी बूटियों से बना हर उम्र हर एक के लिए एक भरोसेमंद च्यवनप्राश। खबरों में आपका फिर से खैर मकदम है। बीएचयू का मेडिकल साइंस इंस्टीट्यूट वजीर आजम की सोच और उनकी कोशिशों से एम्स की बराबरी में खड़ा होने जा रहा है और सरकार की जानिब से की जा रही कोशिशों को देही इलाकों में जाकर लोगों की सेहत की देखभाल भी कर रहा है। ऐसी एक कोशिश बीएचयू मेडिकल साइंस इंस्टीट्यूट की फैकल्टी ऑफ डेंटल साइंस ने गाजीपुर के एक गांव में की, जिसमें बड़ी तादाद में गांव के लोगों ने इस सहूलत से फायदा उठाया। बासूचक गाजीपुर का एक गांव, बगल में तालाब, इंटर कॉलेज और दंत चिकित्सा शिविर लगा हुआ है। यहाँ पर पीछे काशी हिंदू विश्वविद्यालय के दंत चिकित्सा विज्ञान संकाय की गाड़ी खड़ी है। दंत चिकित्सा विभाग के डॉक्टर राजेश बंसल जी हैं। आप अपनी टीम के साथ इस गांव में आए हैं, चूंकि जिम्मेदारी है काशी हिंदू विश्वविद्यालय के चिकित्सा संस्थान की इस पूरे क्षेत्र में, तो कितनी जिम्मेदारी अनुभव कर रहे हैं और कैसा रिस्पांस है यहाँ के लोगों का? ये काम हम लोगों के मन में आया। हमारा मन उतना बड़ा नहीं है जितना मन महादेव का रहा है और जितना महामना का रहा होगा मन, तो ये उसी से ही जागृत हुआ। और हमने कभी पढ़ा कि भाई बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी सिर्फ पढ़ने पढ़ाने के लिए नहीं है, इसकी समाज के प्रति भी एक दायित्व है कि हम जो है दूर दराज जाके जो बूढ़े लोग हैं, गरीब लोग हैं या जो दिव्यांग लोग हैं जो वहाँ शहर तक नहीं आ सकते गरीबी के कारण या लाचारी के कारण, उनके लिए भी स्वास्थ्य सेवाएं मिलनी चाहिए। देश ने काफी प्रगति की है पिछले 100 सालों में, लेकिन फिर भी कमी है। दांत में दर्द हो रहा था और झंझनाहट हो रहा था। तो आपने दिखाया? जी हम दिखा लिए हैं। कैसा रहा डॉक्टर लोगों का? अच्छा था। मेरे दांत में दर्द था, सफाई किए हैं, कीड़ा निकाले हैं, ठीक हो गया है। बोले हैं एक तरफ से खाना खाना, अभी 24 घंटे तक खाना मत खाना इधर से। दांत में तकलीफ है, दांत के बगल में खाना वाना फंस जाता है तो निकालने के बाद फोड़ा जैसा हो जाता है, यही तकलीफ है। और ऊपर का दांत रीझ रहा है, फूट गया थोड़ा चोट लगने से। खबरें भी और भी, उससे पहले लेते हैं एक वक्फा। ठीक हो गए तुम? राम राम डॉक्टर साहब। अरे बंसी, पूरे 1.5 महीने बाद आए हो। डॉक्टर साहब, स्वास्थ्य को लेकर जो समस्या थी वो धीरे धीरे अपने आप ठीक हो गई। दूसरा जल जीवन मिशन के अंतर्गत मुझे भी रोजगार मिल गया। लीजिए मिठाई लाया हूँ। अरे वाह, अब यहाँ भी मरीजों की संख्या कम हो गई है। धीरे धीरे सभी के ठीक होने का कारण है योगी मोदी सरकार द्वारा लाया गया जल जीवन मिशन, जिसके तहत हमारे गाँव में हर घर को न केवल जल और नल मिला, बल्कि क्लोरीन युक्त जल मिला। क्लोरीन युक्त जल मतलब? पहले मीलों दूर से लाए गए पानी में बैक्टीरिया और वायरस होता था, जिससे बीमारी फैलती थी। जल जीवन मिशन के तहत जो पानी की आपूर्ति हो रही है, उसमें क्लोरीन भी मिला हुआ है, जिससे बैक्टीरिया और वायरस का सफाया हो जाता है। और विभाग द्वारा पानी को लैब में टेस्ट भी करवाया जाता है। हाँ डॉक्टर साहब, हमारे गांव में भी 5 महिलाएं फील्ड टेस्ट किट के माध्यम से पानी की जांच करती हैं। शुद्ध पानी के लिए जल जीवन मिशन का आभार। वक्फे के बाद खबरों में आपका फिर से खैर मकदम है। भारतीय जनता पार्टी के सीनियर लीडर हृदय नारायण दीक्षित और केजीएमयू की वीसी सोनिया नित्यानंद को पद्मश्री अवार्ड से सरफराज किए जाने के ऐलान के बाद उन लोगों ने खुशी जाहिर करते हुए वजीर आजम का शुक्रिया अदा किया है। बीजेपी के सीनियर लीडर और साबिक असेंबली स्पीकर हृदय नारायण दीक्षित ने कहा कि ये एजाज हमारा नहीं बल्कि समाज का है, क्योंकि हमारी शख्सियत समाज से बनती है। पत्रकार हूँ, साहित्य में भी रुचि रखता हूँ, तो मुझे प्रसन्नता तो हुई ही इस खबर से, इस सूचना से मैं आनंदित हुआ। मैं माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और माननीय अमित शाह जी गृह मंत्री, इनके प्रति और सबके प्रति आभारी हूँ कि उन्होंने हमको इस लायक समझा। खबरों में बस इतना ही, इजाजत दीजिए, आदाब।